अब बाहर नहीं जाना, बैठ जाओ अपनी जगह पे। हेडिंग लगाओ फटाफट, रैंडम वेरिएबल। वही करना पड़ेगा। ओके, हाँ भाई सामने समझो। सपोज करो अपना एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग टू कॉइन्स। अब दो कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? है ना, ये बनेगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, इट मींस मैं दो कॉइन के टॉस में नंबर ऑफ हेड्स जानना चाहता हूं। अरे गवारो चुपचाप बैठ जाओ। मैं इस बार किस में इंटरेस्टेड हूं? नंबर ऑफ हेड्स में। कि अगर मैं दो कॉइन टॉस करता हूं तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या नंबर ऑफ हेड्स 5 हो सकते हैं क्या? कि मैं दो कॉइन को टॉस करूं और नंबर ऑफ हेड्स 5 आ जाए? नहीं हो सकते, है ना। नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं 0, है ना। नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं 0, एक भी हेड नहीं आया। और वो कौन सा केस होगा? ये वाला। नंबर ऑफ हेड हो सकते हैं 1, है ना, एक हेड आ सकता है। और वो कौन सा केस होगा? और स्टूडेंट नंबर ऑफ हेड हो सकते हैं 2, कौन सा केस होगा? एच एच। तो हम इसी को आज स्टडी करने वाले हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल यहां पर डिफाइन कर कर आपको देंगे, उसकी वैल्यू और उससे रिलेटेड जो भी अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कवर करेंगे। नोट करिए। कंप्लीट। तो रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है जो किससे एसोसिएटेड है? एक एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट है, और उससे रिलेटेड रैंडम वेरिएबल भी आपको डिफाइन कर कर देंगे कि ये रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया? अभी तक हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीख लिया बस, है ना। यहां पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या ही हो सकती है? 0, 1 एंड 2 इस सिचुएशन में। डन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अब आप, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
आप सबके कॉमन सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में था, किसी ने मैथ्स में पढ़ा है ना, उसमें आपने है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। ठीक है, उसमें आप क्या पढ़कर आए हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एक्स ऑब्जर्वेशंस लेट x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और आप यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि x1 ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, f1 टाइम्स, x2 ऑब्जर्वेशन f2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x3 ऑब्जर्वेशन f3 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आप प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब प्रोबेबिलिटीज असाइन करोगे। अगर मैं सेम एग्जाम्पल को लेता हूं तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये x की पॉसिबल वैल्यू थी 0, 1 एंड 2। मैं यहां पर x को प्रोबेबिलिटी असाइन करूंगा, नंबर ऑफ हेड्स के 0 आने के चांस। बच्चों, नंबर ऑफ हेड्स 0 इस सिचुएशन में आया था, टीटी, और टीटी आने के चांस कितने हैं, 1/4। है ना, ये बात आ गई समझ में। नंबर ऑफ हेड 1 दो केस में बना था, एच टी एंड टी एच, तो उसके चांस थे 2/4, है ना, मीन्स हाफ। और नंबर ऑफ हेड्स 2 एक ही केस में बना था, एच एच, तो ये था 1/4। तो बस इसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पर आपने वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी असाइन नहीं कर रखी, आपने यहां पर वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी असाइन कर रखी है। यानी कि नंबर ऑफ हेड के 0 आने के चांस कितने हैं, 1/4। नंबर ऑफ हेड 1 आने के चांस कितने हैं, 2/4। नंबर ऑफ हेड 2 आने के चांस कितने हैं, 1/4। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नोट करो। अब जो हमने प्रोबेबिलिटी असाइन की है, उससे हमें एक बात तो ये समझ में आती है कि जो भी प्रोबेबिलिटी आप असाइन कर रहे हो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, है ना। नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती वैसे भी, और हमें तो रेंज भी पता है, इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 1। तो ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का, और वो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। आप चेक कर लो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 आएगा यहाँ पे, 1/4, 2/4, 1/4, 2, 1, 1, 4, 4/4 इक्वल्स टू 1। नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और मीन ऑफ एक्स। अब ये वही अपना स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। जैसे मीन निकालते थे ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैसे यहां पर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है,
एवरेज ही एक्सपेक्टेड करते हैं अपन जब भी कोई काम करते हैं कि ऑन एन एवरेज ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा वाला नाम भी याद रखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, सिंपली एक्सपेक्टेशन। यहां पर इसे हम या तो म्यू से डिनोट करेंगे, पहला सिंबल तो ये बनता है म्यू, ठीक है। एक्स बार नहीं, एक्स बार हम जनरली किसके लिए काम में लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका सिंबल बन जाता है म्यू, और एक सिंबल इसका और है, सामने देखिएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ई एक्स। ये दोनों सिंबल आपको याद रखने हैं। म्यू भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को, और ई एक्स भी, है ना। ई एक्स को क्या पढ़ोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसा ही करते थे आप। बस पता है पी की जगह क्या आता था, एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि वहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती थी, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब ये फॉर्मूला भी हमारा बस कितना सा रह जाएगा बच्चों, क्योंकि सिग्मा पी आई तो कितना बन जाएगा, 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला हमारा रह जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई, दैट्स ऑल। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिग्मा पी एक्स। जैसे सेम एग्जांपल में अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करूं, सिग्मा पी एक्स का मतलब तो समझते हो, पी को एक्स से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करना है, मींस P1 x1 P2 x2, इस तरह से। अब यहां पर अप्लाई करते हैं, P1 x1 मल्टीप्लाई करो 0, P2 x2, सही है, P3 x3 कितना, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन एन एवरेज आपको नंबर ऑफ हेड्स 1 मिलेंगे। भाई x की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, 0, 1 एंड 2, बट ऑन एन एवरेज क्या आने के चांस है, 1, मींस आप नंबर ऑफ हेड 1 एक्सपेक्टेड कर सकते हो। ये इसका एवरेज हो गया, नोट करो। और ये 1 जरूरी नहीं कि बच्चों ये मिडिल टर्म ही आए, कुछ भी आ सकती है। यहां पर मिडिल टर्म 1 इसलिए आई क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। सामने देखो, स्टेट्स अपन बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो इसके चांस कितने बन रहे हैं, हाफ। अब यहां पर चांस कितने, 1/4, और यहां पर भी चांस कितने, 1/4। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर ये वैल्यू, सुनना ध्यान से, इसका वेटेज अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हमारा मीन कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। आई क्या बात समझे, नोट करिए। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ एक्स। करने का तरीका वही रहेगा, सिंबल भी वही रहेगा, सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, दो सिंबल हो गए।
अब जब हम स्टैटिस्टिक्स में थे, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, तो देखो वेरिएंस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वहां पर हमने फॉर्मूला लिखा था सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिखा था सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिखते थे। ये तब लिखते थे जब अपने पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, है ना। और जब फ्रीक्वेंसी होती थी तो जहां जहां सिग्मा आ रहा है उसके पास में एफ लगाते थे। तो देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखा जाता था, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। ये पुराना फॉर्मूला है। ये बस इसलिए याद दिलाया ताकि आपको लगे कि यार कुछ नया याद नहीं करना, वही पुराने वाले फॉर्मूले। एफ की जगह क्या चिपका दोगे, पी। तो सिग्मा पी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी माइनस एक्स बार का मतलब अभी भी निकाला अपन ने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, लिख दूं डायरेक्ट, और उस पर स्क्वायर लग रहा है तो ये मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये फॉर्मूला हमारा क्या रह जाएगा, सिग्मा पी तो कितना बनना है, 1, सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए क्या बात को, ठीक है। अब आगे की लाइन बहुत ध्यान से सुनना। अगर यहां पर p के साथ x होता, सपोज x, तो इसको पता है आप क्या पढ़ते, ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाती p, और यहां पर क्या होता, ओनली x, ये स्क्वायर नहीं होता, सिग्मा पी एक्स होता, तो ये तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है। तो जब यहां पर p एक्स स्क्वायर है, ये कितना गंदा हो गया। अब सोच के देखो, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगा। सोच लो आराम से। जब सिग्मा पी एक्स था तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सिग्मा पी वाई होगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। सिग्मा पी जेड होगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड। तो सिग्मा पी एक्स स्क्वायर होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सही बात है ना, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया जो हमें याद रखना है। वेरिएंस इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के इज के। बच्चों एक्सपेक्टेड का मतलब मीन, एवरेज, तो के का एवरेज के वही रहेगा। सारे ऑब्जर्वेशन 5 5 5 5 5 है, एवरेज भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू के। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x
प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के एक्स वेयर के इज कांस्टेंट। तो के तो बाहर निकल जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये चार इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको हम फॉर्मूले में लगा लगा कर प्रूफ कर सकते हैं। फॉर्मूला तो एक ही एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का है ना, बट इसको डायरेक्ट याद करना बहुत आसान है और क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही आते हैं। के तो के एक्स प्लस वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, यहां पर आ जाओ, ये दोनों सेम सेम है। पहले इसको याद कर लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। भाई कितना आसान है, प्लस है तो प्लस आ गया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ गया। यहां पर भी दोनों मल्टीप्लाई है। देखो इसको कैसे लिख रखा है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। बट आप पढ़ चुके हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के कितना होता है, के, तो बस के लिख दिया। ठीक है, याद रहेगा। अब इस पर सबसे पहले एक काम का एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको पता चले ये यूज में कहां पर आता है। तो पेज नंबर 31 निकालो। पेज नंबर 31, एग्जाम्पल 29। अब इसकी एप्लीकेशन समझना रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, एग्जाम्पल 29, इन अ बिजनेस वेंचर अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 और इनकर अ लॉस ऑफ 20,000। ठीक है, तो किसी बिजनेस में उसके दो चांस बन रहे हैं, या तो उसको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसको 20,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस आर नोन टू बी 0.75 एंड 0.25 रेस्पेक्टिवली। 50,000 के प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं, 0.75, और लॉस होने के चांस है 0.25। व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अंडरलाइन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब पहले इसका मतलब समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, वो आपसे जानना चाहता है कि अगर वो मैन इस बिजनेस को करता है तो वो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कर सकता है। 50,000 के प्रॉफिट होने के चांस है या फिर 20,000 के लॉस होने के चांस है, तो कितना उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है ये आपको कैलकुलेट करके देना है। क्या वो एक्सपेक्टेड कर कर इस बिजनेस में उतर सकता है। ठीक है, वो अमाउंट कैलकुलेट करके देना है। तो एक्स की दो ही वैल्यू है, सामने देखिएगा, 50,000 का प्रॉफिट या फिर 20,000 का लॉस। 20,000 का लॉस मतलब माइनस में डाल दो उसको, है ना, माइनस करना पड़ेगा। अब 50,000 का प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं, 0.75, और 20,000 का लॉस होने के चांस 0.25। हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। इट मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और ये कितनी होती है, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 50,000 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20,000। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो कितना। हाँ, कितना, वही जो दे रखा है।
क्या मीनिंग है इस अमाउंट का? इस अमाउंट का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग निकल रहा है इस आंसर का? ऑन एन एवरेज वो इतना कमा सकता है ना, इतना एक्सपेक्ट कर सकता है वो उस बिजनेस से। बैठो। तो बिजनेस करना चाहिए क्या? कर लेना चाहिए। अगर यही एक्सपेक्टेड अमाउंट सपोज करो नेगेटिव आ जाता तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अब आप निकालिए सेट ए। क्या हुआ? सेट ए कौन सा? 38। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए। वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर रियल नंबर, कुछ भी हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है उस पर। एक्स जो मैंने डिफाइन किया था रैंडम वेरिएबल, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कुछ भी। और ये आपको आगे जाके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे। इसी का नेक्स्ट चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन। और शायद ये नाम आपने सुन रखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक्स में आता है ना, बेल शेप कर्व, है ना। उसमें वैल्यू कहीं से कहीं पर भी जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप टिक करेंगे सी ऑप्शन को, रियल नंबर। और कौन सा है? कंटिन्यू है। 39, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब ये वही बात हो गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है एवरेज। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स में हमारा एवरेज कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। सी ऑप्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। 40, इफ ऑल वैल्यू टेक बाय अ रैंडम वेरिएबल आर इक्वल, सारी के सारी वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है डिस्पर्जन। डेविएशन कुछ होगा ही नहीं, सारी की वह सारी वैल्यू सेम है। आपके चारों पेपर में सपोज करो 70 70 70 70 मार्क्स आ गए, तो डेविएशन कितना हुआ? जीरो, कोई डेविएशन नहीं है। आ रही के पास समझे? तो बी ऑप्शन को टिक करोगे, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो। फोर्टी वन, ए ऑप्शन। अभी भी पढ़ाइए प्रॉपर्टी। हो गया 41 का ए, ठीक है। 42, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज, सी फॉर्मूला बन रहा है, P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 एंड सो ऑन। 43, डी ऑप्शन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। दो पॉइंट्स आपको लिखवाए थे कि प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? वन। दोनों पॉइंट इसने पूछ लिए डी ऑप्शन में। 44, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, तो बच्चों पहले वाला फॉर्मूला भी है और दूसरे वाला फॉर्मूला भी है।
ये दे रहा है ना ये। हम्म, सुना ध्यान से। पहली बात तो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि म्यू और ई एक्स बराबर होते हैं। ठीक है, बट ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया। मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला लिखवाया वेरिएंस का? मैंने आपको लिखवाया है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है। बट ये वाला फॉर्मूला किसी भी ऑप्शन में नहीं आया, कोई बात नहीं। वेरिएंस का एक फॉर्मूला और होता है। किसके बर्तन गिर रहे हैं? हाँ, वेरिएंस का फॉर्मूला और एक और होता है, बताओ कौन सा? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा। भाई स्टैट्स पढ़ा दी आपको पूरी, ये फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला यही था, दूसरा था जो मैंने आपको बताया था, वो तो ज्यादा यूज में वो आता है। बाय डेफिनेशन तो यही होता है। एस डी का जो आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, एस डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। पहला फॉर्मूला तो यही था। चलो अब इससे मैच करते हैं कि मैच हो रहा है क्या। तो यार मैच तो हो रहा है बिल्कुल। कैसे हो रहा है देखो, नीचे सिग्मा एफ की जगह सिग्मा पी आ जाएगा, और सिग्मा पी कितना होता है? 1। हटा देते हैं इसको, ये इसको हटा दिया। अब दोनों की शक्ल मैच करके देखो, सेम है बिल्कुल। मानते हो इस बात को? एक्स एक्स माइनस माइनस म्यू म्यू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? कर दो फटाफट। हाँ भैया, इसके बाद कौन सा है? और भी के कंटिन्यू में? ओके, 45। if two random variable x and y are related by y is equals to 2 minus 3x। शर्मा जी, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? वेरी गुड, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ऑरिजिन। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ये टॉपिक, वो थोड़ी देर के बस दिल थाम के बैठना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस शांत बैठ जाना, और समझने की कोशिश भी मत करना भी, है ना। मैं आपको जब शुरू से पढ़ाऊंगा तभी आएगा, क्योंकि ऑरिजिन और स्केल आपने नहीं पढ़ रखा अभी। जिन्होंने पढ़ रखा भैया वो तो कर लो कम से कम, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन पर पता है ना क्या फर्क आता है? इधर देखो सामने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज चेंज इन स्केल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और यहीं पर अगर वेरिएंस हो जाता तो ये कुछ ऐसा हो जाता। बोलो आई के बाद समझ में? तो शायद बस 45 ही, उसके आगे तो अपन ने कर रखे हैं। तो बच्चों क्या आंसर बना 45 का? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53। अरे भाई बातें नहीं। देखो प्रॉपर्टीज पर कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 53, if x and y are random variables having expected value of 4.5 and 2.5। ठीक है, और कैलकुलेट करना है आपको देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब जो समझदार बच्चा होगा वो तो कर लेगा फटाफट से, ई एक्स माइनस ई वाई। इसमें तो कोई जोर आने वाला ही नहीं है, फ्री के एक नंबर मिल रहे हैं, है ना। वैल्यू रखो, आंसर निकालो।
दुआ करना ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ जाए, अपना काम बन जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लोगे, क्योंकि ये भी है चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन का। इफ वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज 23, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 10? 92। बच्चों चेंज इन स्केल कितना है? 2। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला लगेगा वेरिएंस का। और पुराना वेरिएंस कितना है? 20। हाँ वो सही करता हूं मैं, पुराना वेरिएंस है 23। है ना? और तो हो गए ना सारे? ठीक है। अच्छा अब जग जाओ, सेट भी करने वाले, उन दोनों को भी जगह दो पीछे। समाधि ले ली क्या? सेट भी करने जा रहे हो, उठ जाओ। सेट भी आराम से पढ़ना और समझना कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग सकते हैं इसके अंदर। एक बार मैं आपको पूरा बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, बिल्कुल बेसिक, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने ऑड्स इन फेवर, और ये क्या था? फेवरेबल अपॉन अगेंस्ट। फिर हमने पढ़ा ऑड अगेंस्ट, और ये क्या था? अगेंस्ट अपॉन फेवर। फिर हमने पढ़ी एडिशन थ्योरम, पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। जो इवेंट हो चुका है उसके चांस नीचे और ऊपर दोनों के एक साथ होने के चांस। फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दो इवेंट के एक साथ होने के चांस, कि भैया पहले अगर ए हो रहा है तो ए सिंपल होगा, और ए के बाद बी हो रहा है तो बी कंडीशनल होगा। इसी को अपन 3 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट, कि यार इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। समझ गए क्या बात को? आराम से सोच समझ के आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से होगा। ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ज्यादातर सीए फाउंडेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन दो से आते हैं। ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू बॉल्स आर ड्रॉन, अंडरलाइन, टू बॉल्स आर ड्रॉन। बच्चों दो बॉल निकाल रहे हो तो कॉम्बिनेशन से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक। What is the probability that they would be of different colors? Underline. They would be of different colors.
दोनों अलग अलग कलर की निकलनी चाहिए, ठीक है। फेवरेबल अपॉन टोटल, सबसे पहले तो टोटल बॉल कितनी है 12, तो 12 बॉल में से 2 बॉल कितने मेथड से निकाल सकते हो 12C2। एक बात तो अपने दिमाग में बिठा लो कि एक से ज्यादा अगर कुछ भी है तो कॉम्बिनेशन ही लगेगा। मैं आपको पहले भी बहुत समझा कर गया हूं, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है, मतलब 10th क्लास का क्वेश्चन है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर एक कार्ड निकालना है तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। टोटल मेथड कितने बनेंगे 52। लेकिन अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 कार्ड निकालने हैं, कितने मेथड से निकाल सकते हो 52C4। आई के पास समझ? तो अपने पास बैग में टोटल बॉल्स कितनी है 12, 2 बॉल निकालनी है, कितने मेथड से निकाल सकते हैं 12C2। पहले तो ये लिखना सीखो, कैलकुलेट करना इसको बहुत आसान है, ठीक है। अब इधर देखिए, सामने देखिए डिफरेंट कलर की निकलनी चाहिए, सामने देखते रहना। इसका मतलब एक बॉल व्हाइट होनी चाहिए एंड एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए, सही बात है ना। ऑब्वियसली व्हाइट बॉल किस में से निकलेगी, व्हाइट बॉल में से, और ब्लैक बॉल किस में से निकलेगी, ब्लैक बॉल में से। नोट करो। सेकंड, what is the chance of throwing at least 7 in a single cast with 2 dice। 2 डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। थ्रोइंग एटलीस्ट 7, आदित्य थ्रोइंग एटलीस्ट 7 का क्या मतलब है। बिल्कुल सही, ये सुनना चाहता सम। थोड़ा कॉमन सेंस लगा रहा है, एक डाइस पे तो 7 आ ही नहीं सकता। अब वो ज्यादातर ऐसी लैंग्वेज काम में लेगा, सम वम नहीं लिखेगा वो, ताकि बच्चा समझ में आए कि यार एक डाइस पे तो 7 आ नहीं सकता। वो कह रहा है कि थ्रोइंग एटलीस्ट 7, इसका मतलब दोनों के नंबर मिलाकर कम से कम कितने आने चाहिए 7। तो सम की बात हो रही है, ठीक है। कम से कम 7 आना चाहिए, तो कम से कम 7 आने का मतलब हो गया सम 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9, 10, 11, 12, ये सब आ सकते हैं। इस बात पर एग्री हो। उसके बाद मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, जिससे आपको बार बार काउंट नहीं करने पड़े। उसमें हमने देखा था कि 12 है ना एक ही तरह से आ सकता है, बनाई थी ना टेबल, उसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा कुछ बना था, ठीक है। 2 डाइस की बात है, इसका मतलब टोटल तो कितने बनेंगे 36। अब हमारे फेवर में सारे के सारे हैं, ठीक है, तो इनको ऐड करो, हमारे फेवर में कितने हैं। हम्म, क्या कह रहे हो। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में 7/12 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया था बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक, मतलब कोई डिफिकल्टी लेवल था ही नहीं। और इससे पहले जो पहला वाला एग्जांपल किया था अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन, उसको माइंड में सेट रखना कि ऐसा कहीं पर भी मुझे मिलेगा तो इस तरह से काम करना है। आगे बहुत क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कमेटी बनानी होंगी, तो मैन का सिलेक्शन किस में से होगा, मैन में से। विमेन का सिलेक्शन किस में से होगा, विमेन में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसको माइंड में सेट कर लेना कि ऐसी सिचुएशन कहीं पर भी मैच कर जाती है तो मुझे इसकी तरह काम करना है, ठीक है। दूसरे का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब आ जाओ थर्ड पर।
What is the chance of getting at least one defective item if three items are drawn randomly? Underline, three items are drawn randomly. ठीक है, तीन आइटम्स निकालने हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंटेनिंग सिक्स आइटम्स। तो टोटल आइटम पड़े हुए हैं सिक्स, उसमें से तीन आपको निकालने हैं। तो कितने मेथड से निकाल सकते हो? 6C3, है ना। अब जो छह आइटम आपके पास पड़े हैं उसमें से दो डिफेक्टिव हैं, सिक्स आइटम्स ऑफ विच टू आर डिफेक्टिव। छह में से दो डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? ठीक है, इसमें कोई तकलीफ? अब फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम। कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम निकलना चाहिए, कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम निकलना चाहिए। मतलब एक डिफेक्टिव भी निकल सकता है, दो भी निकल सकते हैं, तीन भी निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। टोटल कितने हैं? दो। ठीक है, उन सबको निकालने से बेटर है बच्चों, इधर देखो, वन डिफेक्टिव भी निकल सकता है और दो डिफेक्टिव भी निकल सकते हैं। इन सबको निकालने से बेटर है वन में से माइनस कर दो जीरो डिफेक्टिव। आया ना, कल सिखाया था आपको। भाई आपकी चॉइस है, आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। यहां पर आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? दो। इसकी भी चांस कैलकुलेट करना है, इसकी भी चांस कैलकुलेट करना है, और यहां पर बस एक ही चांस कैलकुलेट करना है, क्योंकि होना इन तीनों में से एक ही है। आप इमेजिन करके देखो, अगर आप तीन बल्ब निकाल रहे हो, या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, या एक डिफेक्टिव निकलेगा, या दो निकलेगा। इसके अलावा कोई फोर्थ नहीं होने वाला। फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल मेथड है 6C3। एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलना चाहिए। अरे यार बातें मत करो। यानी कि तीनों के तीनों किस में से निकलने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव में से। एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलना चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों बल्ब या फिर जो भी आइटम है किस में से निकलने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव में से। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है, बिल्कुल व्हाइट और ब्लैक की तरह। मैं बार बार कह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको। बस एक एग्जांपल माइंड में सेट कर लो। व्हाइट बॉल का सिलेक्शन व्हाइट बॉल में से, ब्लैक बॉल का सिलेक्शन ब्लैक बॉल में से, मैन का सिलेक्शन मैन में से, विमेन का विमेन में से, डिफेक्टिव का डिफेक्टिव में से, नॉन डिफेक्टिव का नॉन डिफेक्टिव में से। नीचे वाला नंबर कभी परेशान नहीं करेगा, काम किस किस पे करना है? ऊपर वाले नंबर पे। एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलना चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों आइटम किस में से निकलने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव में से। 0.8 आंसर आएगा इसका। फोर्थ, इफ टू अनबाइस्ड डाइस आर रोल टुगेदर। दो डाइस की इक्वेशन बिल्कुल बच्चों वाले। टोटल आइटम कितने बनेंगे? 36। इफ टू डाइस आर रोल टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स? बातें नहीं भाई। ठीक है, चांस कैलकुलेट करने की, अगर मैं दो डाई रोल करता हूं तो पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसके चांस क्या है? तो ऐसा छह केस में हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
नेक्स्ट, ABC are mutually exclusive, independent and exhaustive events. Then what is the probability that they occur simultaneously? Underline, they occur simultaneously. मतलब एक साथ होने के चांस कितने हो जाएंगे? जीरो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आगे की लाइन तो आपको गुमराह करने के लिए दे रखी है। समझ रहे हो क्या बात को? प्रोबेबिलिटी दैट दे अकर साइमल्टेनियसली, इनके एक साथ होने के चांस कितने बनेंगे? जीरो। ऊपर अंडरलाइन कर लेना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बस। हो ही नहीं सकते एक साथ। There are 10 balls numbered from 1 to 10 in a box. If one of them is selected at random, underline, one of them is selected at random. 10वीं क्लास का क्वेश्चन, एक ही बॉल निकालनी है, ठीक है। What is the probability that the number printed on the ball would be an odd number greater than 4? 4 से बड़ा odd number, odd number greater than 4, तो क्या क्या आ सकता है? 5, 7, 9। तो फेवर हो गए 3 और टोटल हो गए 10। क्या आंसर आ रहा है? नेक्स्ट, following are the wages of 8 workers in rupees. If one of the worker is selected at random, underline, one of the worker is selected at random. 10वीं क्लास का क्वेश्चन। What is the probability that his wage would be lower than the average wage? तो इसके क्या चांस है कि उसकी जो वेज होगी वो एवरेज से कम होगी? तो पहले तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। फटाफट बताओ एवरेज कितना आ रहा है? 50। ठीक है, अब 50 से कम वेजेस वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 है ना? 4 वर्कर ऐसे जिनकी वेजेस एवरेज से कम है। फेवरेबल अपॉन टोटल कर लो, 4/8। तो 7 तक कर लिया अपन ने, ठीक है। अब आपका होमवर्क रहेगा सेट बी कंप्लीट।